हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। कह रहा है क्वेश्चन, एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर? अपचाई ट्रांसफार्मर, जो 1100 वोल्ट को, कितने वोल्ट को? 1100 वोल्ट को 110 वोल्ट में परिवर्तित कर रहा है। यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है। 1100 वोल्ट को 110 वोल्ट में क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है। अच्छा, इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? 2000। कितने फेरे हैं? 2000 फेरे हैं। बात समझ में आई? कितने फेरे हैं? 2000 फेरे हैं। तो कह रहा है इसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या दी गई है 2000, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि निर्गत शक्ति, इनपुट पावर कितना है? 4000 वाट है। सॉरी, निर्गत आउटपुट शक्ति, आउटपुट निर्गत शक्ति, इस ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति कितनी है? 4000 वाट। तो कह रहा है इनपुट शक्ति कितनी होगी? निवेशी शक्ति कितनी होगी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। एक अपचाई ट्रांसफार्मर है जो 1100 वोल्ट को 110 वोल्ट में क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 2000 है। तो कह रहा है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताओ। फिर क्या कह रहा है? निर्गत शक्ति, आउटपुट पावर 4000 वाट है। तो कह रहा है इनपुट पावर कितना है? बात समझ में आई? और ट्रांसफार्मर की दक्षता दी गई है कै परसेंट? 80%। दक्षता दी गई है 80%। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे परिणाम अनुपात। चूंकि R इक्वल टू होता है NS बाई NP इज इक्वल टू VS बाई VP, VS बाई VP। NS कितना है? नहीं पता। NP कितना है? 2000 फेरे। VS पता है, ये VP हो जाएगा, ये VS हो जाएगा। ये प्राथमिक, ये द्वितीय। ये जो आ रहा है सप्लाई, ये जो मिल रहा है सप्लाई। तो VS सेकेंडरी कॉइल में सप्लाई मिल रही है अपने को 110, और प्राइमरी कॉइल में कितने की? 1100 की। ठीक है, काटोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। तो फिर 10 से इसको काट देंगे तो 200 हो जाएगा, 200 जाएगा इस पार। तो NS बराबर हो जाएगा 200 फेरे। कम फेरे, अपचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। सही बात है। फिर चलिए, इसी में दिया हुआ दक्षता दिया गया है। तो दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति डिवाइड बाय निवेशी शक्ति। ये फॉर्मूला होता है, निवेशी शक्ति गुणे 100। ठीक है, दक्षता दी गई है 80%। कितना दिया है? 80%। निर्गत शक्ति दी गई है 4000 वाट। कितना वाट? 4000 वाट। निवेशी शक्ति पूछ रहा है, P इनपुट पूछ रहा है, इंटू 100। समझ में आई बात? परसेंटेज हटाओ, बटे कितना लाओ? 100 लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4000 बटे P इनपुट। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्या करेंगे? ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और एक काम यहाँ करेंगे, यहाँ का परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज में दिया है तो यहाँ का 100 ना लगाकर बल्कि इसके नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है, अब जरा बताना, P इनपुट इधर जाएगा तो P इनपुट इज इक्वल टू 10 आ जाएगा इधर 4000 के बगल में तिरछा गुणा होकर, बटे कितना? 8। 8 पंचे 40, 5 दहाई में 50। तो P इनपुट कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 500, यानी 5000 वाट। 5000 वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 किलोवाट। बात समझ में आई? एक बार देख लिया जाए। हाँ, ठीक है। तो 5 किलोवाट हमें इनपुट शक्ति लगानी होगी और बदले में बिल कितना रहा? 4000 वाट। यही काम ही अपचाई का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। तो ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक इंडक्टर है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। एक इंडक्टर है, ठीक है, एक क्या है? इंडक्टर है, प्रेरक है, प्रेरकत्व है। उसके लिए एक्सएल की वैल्यू दी गई है 20 ओम। उसका प्रेरण प्रतिघात पता है 20 ओम।
एक प्रेरकत्व का प्रेरण प्रतिघात कितना ओम है? 20 ओम, और उसका प्रतिरोध है 30 ओम। कितना ओम है? 30 ओम। किस आवृत्ति पर? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर एक प्रेरकत्व का प्रेरण प्रतिघात 20 ओम है और प्रतिरोध कितना है? 30 ओम है। तो कह रहा है क्वेश्चन, अगर हम फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज कर दें, फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज कर दें? 100 हर्ट्ज कर दें, तो इंडक्टर में धारा कितनी होगी? समझ में आया क्वेश्चन? फिर से जरा देख लो, क्वेश्चन लिखे नहीं है इसीलिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन को बारीकी से समझो। एक इंडक्टर है, एक प्रेरकत्व है, एक प्रेरक का प्रेरण प्रतिघात 20 ओम है और प्रतिरोध 30 ओम है। कितने आवृत्ति पर? 50 आवृत्ति पर। जब उसे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर जब उसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया तो ये देखा गया। अगर 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर इस इंडक्टर को सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो इसमें कितनी धारा बहेगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब एक चीज जरा बताना, आर जो है वो आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, आर डिपेंड नहीं करता, तो आर तो वही रहेगा। कितना ओम रहेगा? 30 ओम। लेकिन एक्सएल जो है, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इंटू एल। ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो क्या हो रहा है? एक्सएल देख लो, एक्सएल डिपेंड कर रहा है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सएल पहले का क्या हो जाएगा? डबल। यानी अब एक्सएल कितना ओम हो जाएगा? 100 हर्ट्ज पर एक्सएल 40 ओम हो जाएगा। समझे बात? फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, पहले 50 था, अब 100 हो गया, तो एक्सएल प्रेरण प्रतिघात भी क्या हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा। तो इसलिए जेड निकालो, जेड इज इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। प्रतिबाधा निकाल लो, आर अभी भी उतना ही है, 30 का वर्ग। एक्सएल कितना हो गया? 40 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 900 प्लस 1600, यानी कितना हो जाने वाला है? 2500। 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 50 ओम। ये प्रतिबाधा आ गया 50 ओम। प्रतिबाधा कितना? 50 ओम। अच्छा, सप्लाई कितने वोल्ट की सप्लाई से जुड़ी है? तो पहले भी 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा था, अभी भी 200 वोल्ट की सप्लाई से। हाँ, अंतर क्या था? अंतर ये था, पहले 50 हर्ट्ज वाली एसी आ रही थी, अब क्या? अगर 100 हर्ट्ज वाली हो जाए तो कह रहा वोल्टेज वही रहेगी, वोल्टेज वही रहेगा। तो कह रहा धारा कितनी होगी? तो धारा क्या हो जाएगा? ओम के नियम से V बाई जेड। ओम का नियम यहाँ नहीं लग रहा, कहने मतलब V बाई आर होगा, तो यहाँ जेड काम करेगा। कितना हो जाएगा? V 200 है, जेड अभी अभी आया है 50, तो कितने एम्पियर की धारा होगी? 4 एम्पियर की धारा इंडक्टर में बहेगी। जे मेंस का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। एक प्रेरक है, उसका प्रेरण प्रतिघात 20 ओम है, प्रतिरोध 30 ओम है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर जब 200 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। कह रहा सप्लाई उतने ही वोल्ट की है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाए, तो कह रहा अब धारा कितनी बहेगी इसमें? तो आर तो वही रहेगा, क्योंकि आर डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी डबल, ट्रिपल, आधा कुछ भी करो, आर वही रहेगा। लेकिन एक्सएल बदल जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति दुगना हो गया तो ये भी दुगना हो जाएगा। 40 ओम प्रतिबाधा निकाल लो, आई बराबर V बाई जेड से 4 एम्पियर की धारा होगी। तो इसको नोट कर सकते हैं। अगला है कि एक्सएल तथा आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचो। एक्सएल तथा आवृत्ति के बीच ग्राफ क्या होगा? तो चूंकि फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है और ये वाई है, और अगर ये पूरा कांस्टेंट मान लिया जाए तो यानी ये हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एल इंटू एफ। 2 पाई एल इंटू एफ, यानी ये है किस जैसा? y इज इक्वल टू mx जैसा है। y इज इक्वल टू mx जैसा। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो इधर एक्सएल हो जाएगा, y अक्ष पर, x अक्ष पर क्या हो जाएगा? f। तो इसका ग्राफ यहां से होकर जाएगा, किसका? एक्सएल और f के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो ये होगा। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे देख लो एक्सएल बढ़ेगा, वैसे वैसे एक्सएल क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर एक्सएल और एफ के बीच में ग्राफ अगर खींचा जाए तो ये आएगा।
अगर एक्सएल और एल के बीच में बी ग्राफ खींचा जाए तो यही आएगा, यहाँ एल कर दिया जाए, पाई तो कांस्टेंट है। ऐसे अगला क्वेश्चन है एक्ससी तथा एफ के बीच ग्राफ कैसा होगा। भारतीय प्रतिघात और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर हमें ग्राफ खींचना है तो वो कैसा होगा। तो चूंकि फॉर्मूला होता है एक्ससी इज इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू सी, ओमेगा की जगह 2 एफ इंटू सी, ओमेगा की जगह 1/ओमेगा की जगह 2 एफ इंटू सी, एक्ससी। यानी ये जो है एक्ससी जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। यानी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो धारिता क्या होगी, घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो धारिता क्या होगी, घटेगी। यानी अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो फिर वही चीज वाई अक्ष पर एक्ससी को ले लो और एक्स अक्ष पर एफ को, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यानी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, एक्ससी की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है। ये ग्राफ हो जाएगा किसके बीच, एक्ससी वर्सेस एफ के बीच ये ग्राफ हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के लिए शक्ति के सूत्र का अगर निरूपण करना तो शक्ति का सूत्र होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई होता है। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला होता है क्या, P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये शक्ति का फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए शक्ति के सूत्र का निगमन कीजिए। अगर ये फॉर्मूला ये आ जाएगा तो ये अच्छा, चूंकि हम लोगों को पता है V बराबर कितना होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी, ये मान लिया वोल्टेज का समीकरण है। ठीक, इसका समीकरण है वोल्टेज का। धारा मान लिया है पश्चिगामी है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। मान ले रहे धारा जो है वोल्टेज से कला में पश्चिगामी है। हम डेरिवेशन अग्रगामी भी करके कर सकते हैं और समान कला में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मान लिया जा रहा है कि अग्रगामी या पश्चिगामी कोई किसी से है। ठीक है, सारा केस इसमें लेकर चल रहे हैं। इसलिए शक्ति कितना हो जाएगा, शक्ति इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई नॉट साइन कितना ओमेगा टी माइनस 5। आई नॉट और V नॉट आगे लिख ले रहे हैं, V नॉट इंटू आई नॉट, बगल में कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाने वाला है, P इक्वल टू V नॉट आई नॉट, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, और इसका गुणा इधर भी होगा तो कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। यहाँ से क्या हो जाने वाला है, P इक्वल V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसे रहने दे रहे हैं, यहाँ पर कितना कॉस फाई, यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से भाग कर दे रहे हैं, तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर रहे हैं, क्यों, फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू बगल में कितना साइन फाई। ये दोनों लोग मिलकर फॉर्मूला बना लेंगे 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो V इक्वल टू P इक्वल टू V नॉट आई नॉट, यहाँ बगल में कितना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कितना कॉस फाई माइनस 1/2, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 ओमेगा टी का, 2 ओमेगा टी का, और बगल में कितना है साइन फाई। बात समझ में आई। ठीक है, अब जरा बताना एक साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक फुल साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए कितना साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है हाफ। एक पूर्ण साइकिल के लिए अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकाले तो कितना होगा हाफ, और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू होती है कितना 0, तो लाकर यहां रख दो। इसलिए शक्ति P इक्वल कितना हो जाएगा V नॉट आई नॉट, बगल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 इंटू कॉस फाई, ये हो गया अपना 1/2 इंटू 0 इंटू साइन फाई। तो ये साइन फाई वाला टर्म ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
बचेगा कितना, P इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट इंटू 1/2 इंटू कॉस फाई। यहाँ पर जरा थोड़ा सा चालाकी कर रहे हैं तो P बराबर हो जाएगा V नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस फाई। V नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको बोलते हैं VRMS वैल्यू और इसको बोलते हैं IRMS वैल्यू इंटू कॉस फाई। फाई क्या है, कलांतर है। तो अभी मान ली कलांतर अगर कुछ नहीं होता, कलांतर 0 होता, मान लो यही समीकरण सेम लेकर चले होते तो कलांतर जब 0 होता तो cos 0 1 हो जाता, तो VRMS इंटू IRMS हो जाता। बात समझ में आई? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए शक्ति का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो ये फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।